Hello students. In previous class we studied about some of the basic and derived units. Now today we are going to learn about one important aspect of your measurement, that is कि what is the meaning of uncertainty and what is its significance in the measurement. Okay, तो हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग केमिस्ट्री में हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेजरमेंट करते हैं ना, तो जो मेजरमेंट्स होते हैं उसमें अनसर्टेनिटी का क्या रोल है, दैट वी आर गोइंग टू सी एंड वी आर गोइंग टू लुक अपॉन दीज थिंग्स इन बाय डिस्कसिंग 3 इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट्स. पहला है कि भाई हम लोग अगर कोई मेजरमेंट कर रहे हैं तो कुछ वैल्यूज़ हमें मिल रही है, तो जब कोई वैल्यू हमें मिल रही है तो उसको साइंटिफिक नोटेशन में कैसे हम जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं. देन सिग्निफिकेंट फिगर्स का यूज़ होता है, हम समझेंगे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स. ठीक है, एंड फिर इन दोनों का यूज़ करके, मतलब साइंटिफिक नोटेशन एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स का यूज़ करके हम डायमेंशनल एनालिसिस कैसे कर सकते हैं, दैट वी आर गोइंग टू लुक अपॉन. ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं. यू सी, फर्स्ट ऑफ ऑल इफ़ आई डिस्कस अबाउट द टर्म अनसर्टेनिटी, ठीक है, तो इट्स मीनिंग इज बीइंग अनसर्टेन. ठीक है, ये कौन से वर्ड से आया है? अनसर्टेनिटी जो है वो अनसर्टेन वर्ड से आया है. ठीक है, तो भाई अब कोई मीनिंग तो क्लियर नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे एक्चुअली हमें समझना है. इन इंग्लिश इफ़ आई वांट टू क्लैरिफाई दिस, सो being uncertain means you don't know whether it is going to happen or not. Okay, तो इसको हिंदी में अगर हम समझें इसकी मीनिंग को, तो इन लोग इसको हिंदी में लिखते हैं अनिश्चितता. ठीक है, अनिश्चितता मतलब आपको श्योर नहीं है, कि ये निश्चित नहीं है कि ये होगा या नहीं होगा. ठीक है, होगा तो कैसे होगा, ठीक है, कैसे होगा ये अगर पता चल जाए तो कहाँ होगा, है ना. तो ये क्या होता है, अनसर्टेनिटी का मतलब हम लोग क्या है, अनिश्चितता समझ सकते हैं. ठीक है, बीइंग अनसर्टेन. नाउ जब हमने ये समझा कि भाई हमें खुद भी श्योर नहीं है, श्योरिटी नहीं है कि क्या होगा कैसे होगा, तो हम लोग को ये समझना है कि भाई यहाँ अनसर्टेनिटी की ज़रूरत क्यों होती है. तो देखो, जब भी हम लोग मेजरमेंट की बात करते हैं ना, तो मेजरमेंट हमने पहले ही डिस्कस किया क्या होता है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ का मेजरमेंट होता है. हम लोग अभी फ़िलहाल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहे हैं. तो देखो, मेजरमेंट जो होता है ना, वो दो डिफरेंट फील्ड्स होते हैं जहाँ पे होता है. एक तो होता है कि भाई व्हेन यू आर डूइंग द थ्योरेटिकल एनालिसिस या थ्योरेटिकल कैलकुलेशंस. ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम दिया हुआ है और उसका जो है बाई अंडरस्टैंडिंग कि भाई फार्मूला क्या है ना, और उस फार्मूले को सेट करके उसमें वैल्यूज़ पुट करके आप एनालिसिस करते हो, कैलकुलेशंस करते हो. सेकंड जो होता है वो होता है एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेशंस या एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस, है ना. तो ये जो दोनों ऑप्शंस होते हैं, है ना, जो दोनों कैटेगरीज होते हैं जिसमें थियोरेटिकल या एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस जब आप करते हो, तो इससे जो आपके वैल्यूज़ प्रोड्यूस होते हैं ना, वो ज़रूरी नहीं है कि सेम हो. ठीक है, एक बार थियोरेटिकल कैलकुलेशन किया, हो सकता है कि आपकी वैल्यू क्या हुई, 9.8 आई. ठीक है, नेक्स्ट टाइम हो सकता है यही 9.779 आएगी, नेक्स्ट टाइम हो सकता है 9.81 आएगी, है ना. तो सेम होता है कि भाई अगर 9.8 आपका थियोरेटिकल कैलकुलेशन आ रहा है, तो अगर आप एक्सपेरिमेंटल आप उसको पता करो, तो ऐसा होता है जब आप अपने प्रैक्टिकल्स करोगे लैब में, केमिस्ट्री की लैब में, तो आपको पता चलेगा कि यही 9.8 जब एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेशन करोगे तो ये 9.79 आएगा, कभी कभी 7.799 आएगा, कभी कभी 9.799875 ऐसे आएगा, है ना. तो हम लोग को क्या करना होता है, देखो भाई बहुत बड़े बड़े कैलकुलेशंस होते हैं, बहुत बड़े बड़े मतलब थियोरेटिकल भी और एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेशंस. तो हमें ये पता होना चाहिए कि भाई ये जो डेटा हमारा प्रोड्यूस हो रहा है, रिजल्ट्स हमारे प्रोड्यूस हो रहे हैं, इनका जो रियलिस्टिक एक्सप्रेशन होता है. ठीक है, अब रियलिस्टिक एक्सप्रेशन क्या होता है कि भाई कोई भी अगर उसको देखे तो उस एक्सप्रेशन को समझ जाए. जैसे कि मैंने अपने लास्ट क्लास में आपको बताया था ना कि लाइट की स्पीड को क्या देखा जाता है, 2997 समथिंग डॉट डॉट डॉट, लेकिन हम लोग इसको लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, 2.9 × 10⁸
या 3 इंटू 10⁸, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे राउंड ऑफ करते हैं, ठीक है। तो ये राउंड ऑफ क्यों करते हैं, बिकॉज ये जो 10 डिजिट की वैल्यू है ये आपको याद करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है ना। तो रियलिस्टिक एक्सप्रेशन की बात क्या होती है, जिनका यूज़ करके इट विल बी ईजी फॉर अस टू डू थियोरिटिकल एंड एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेशंस, एट द सेम टाइम वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट these theoretical and experimental calculation in the form where it can be well understood by the scientific community, और जो भी आप पढ़ रहा है, जो भी एक्सपेरिमेंट कर रहा है ना। तो now let's understand by discussing about one very important aspect जो मैंने आपको शुरू में बताया, that is your scientific notation, ठीक है। तो सबसे पहले हमें दिमाग में आना चाहिए कि भाई ये साइंटिफिक नोटेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी। मैंने बताया ना वैल्यूज़, यहाँ पे मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि वैल्यूज़ जो हैं कभी 9 डिजिट में आ जाएंगे, कभी 12 डिजिट में आ जाएंगे, है ना। तो मान लो कि तुम्हारे पास एक वैल्यू है 602 200 000 100 500 700। अब देखो ये कितना बड़ा रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। अब इसको अगर आप क्या करोगे कि इसको अगर रिप्रेजेंट करना चाहोगे तो ठीक है, इट इज़ वेरी इजी। आप यहाँ से चालू करो 1 10 100,000 10,000 लाख, और इसको बढ़ते जाओ, जहाँ तय आता है वैसे आप इसको रीड कर लो, है ना। लेकिन क्या होता है जब इन वैल्यूज़ का इतने बड़े बड़े बहुत सारे वैल्यूज़ आते हैं, जब आप केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट्स करते हो, कैलकुलेशंस करते हो, तो बड़े बड़े वैल्यूज़ आते हैं। तो उसको क्या है कि फर्स्ट प्रॉब्लम इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ दीज big values, ठीक है। सेकेंड प्रॉब्लम इज टू परफॉर्म द कैलकुलेशंस, है ना। अब जब मैं कैलकुलेशंस की बात करता हूं तो उसमें क्या है, ऐड, सब्ट्रैक्ट, है ना, एंड मल्टीप्लाई, ठीक है, एंड डिवाइड, ठीक है। अब बोलो, अब हाथ से तो इसको करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसको क्यों ना मैं इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं, ठीक है, जिस फॉर्म में इट विल बी इजी फॉर अस टू रीड, एट द सेम टाइम बहुत इजी हो जाएगा हमारे को कैलकुलेशंस करने के लिए, ठीक है। तो यही जो रिप्रेजेंटेशन होता है उसको साइंटिफिक नोटेशंस कहते हैं, ठीक है। अब इन टर्म्स ऑफ साइंटिफिक नोटेशन हम लोग इसको रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं। कोई भी एक नंबर अगर दिया हुआ है, ठीक है, मान लो कोई एक नंबर दिया हुआ है, उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करोगे, n इंटू 10⁻e, ठीक है। या फिर कभी कभी क्या होता है कि ये e जो है ना, इसको हम लोग 10⁻n भी ले लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसको e लेके चलते हैं, ठीक है। e से क्या पता चला कि दिस इज एक्सपोनेंट, ठीक है। तो ये जो n है, व्हाट इज n, इसको हम लोग जो है कभी कभी डिजिट टर्म कहते हैं, या फिर इसको हम मेंटिसा भी कहते हैं, ठीक है। ये बेस, ये जो e पार्ट है इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सपोनेंट टर्म कहते हैं, है ना। अब ये जो एक्सपोनेंट टर्म होते हैं ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव वैल्यूज भी हो सकते हैं, ठीक है, ठीक है। जैसे कि आई कैन टेक एन एग्जाम्पल, ठीक है। लेट अस सपोज दैट आई से कि आई नीड टू रिप्रेजेंट 232.508, ठीक है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है, इसको हमेशा याद रखो कि जब हम लोग साइंटिफिक नोटेशन में बात करते हैं तो हमारे ये जो डेसिमल है ना, ये हमेशा पहले डिजिट के बाद लगेगा, ठीक है। साइंटिफिक नोटेशन में ये करना है, ठीक है। अब इस पे ध्यान रखो, अगर मुझे ये डेसिमल लेफ्ट साइड में ले जाना है, ठीक है, तो आपने मैथमेटिक्स, आप 10th तक पढ़े हो, आपको ये बेसिक मैथमेटिक्स में पता है कि हम इसको किससे डिवाइड करेंगे, जितना प्लेसेस हमें जो है क्या करना है, जितना प्लेसेस हमें इसको लेफ्ट साइड में मूव करना है। कितना प्लेसेस मूव करना है, ये फर्स्ट प्लेस हुआ, ये सेकंड प्लेस हुआ, तो कितना डिवाइड बाय 100 कर दूंगा मैं, ठीक है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि किसी नंबर को अगर डिवाइड बाय 100 करते हैं तो मल्टीप्लाई बाय 100 भी करना पड़ता है, ठीक है। जैसे होता है ना मैथमेटिक्स में कि अगर आपने प्लस किया 5 तो माइनस करोगे 5, नहीं तो क्या होगा, अगर डिवाइड बाय 100 कर दोगे तो इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो इसीलिए हमें क्या है, इसको रिप्रेजेंट करना है इस फॉर्म में, जिस फॉर्म में ये पहले डिजिट के बाद डेसिमल आ जाए, तो डिवाइड बाय 100 किया,
लेकिन अगर डिवाइड बाय 100 करता हूँ तो ये 232 नंबर है, 2.32 हो जाएगा। तो 232 और 2.3 में बहुत डिफरेंस है। इसीलिए हम लोग जब डिवाइड बाय 100 करते हैं तो मल्टीप्लाई बाय 100 भी करते हैं। क्यों? क्योंकि हम इसकी वैल्यू जो है ना उसको रिटेन करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये मैथमेटिक्स का सिंपल सा फंडा है ना कि व्हेन यू आर डिवाइडिंग सम व्हेन यू आर एडिंग, ए है आपके पास, अगर उसमें प्लस बी करते हो तो माइनस बी भी करना पड़ता है ताकि ये दोनों कैंसिल हो जाए और ए ही बचे, है ना। तो ये क्यों करते हैं? फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन, है ना। तो हमने जब डिवाइड बाई 100 किया तो आपका डेसिमल प्लेस क्या आ जाएगा? 2.32508 इंटू ये जो 100 है इसको 10 to the power 2 में लिख सकते हो। तो देखो यहाँ पे जो आपकी n की वैल्यू है वो क्या हो गई? 2.32508, है ना। और e की वैल्यू क्या हो गई? 2 हो गई, करेक्ट। तो मान लो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल, अब सेकंड एग्जांपल ये कहता है कि भाई आपके पास है 0.00016, ठीक है। तो जब 0.00016 है, अब इसमें मुझे क्या करना है? हमेशा याद रखना है। अब आपका क्वेश्चन होगा सर इसमें तो पहले डिजिट के बाद डॉट है ना, डेसिमल है, तो ये तो हमारे डिजायर्ड फॉर्म में है। नहीं, ज़ीरो को हमें जो है ना पहला, कभी भी जो हमारा पहला वैल्यू होगा वो ये पहला नॉन ज़ीरो वैल्यू होना चाहिए, ठीक है। ये बात अब हमेशा याद रखो। अब मुझे बताओ कि अगर मुझे इसको कितना प्लेस आगे बढ़ाना है, तो 1 2 3 4 है ना, 1 2 3 4 प्लेस किधर लेना है? इसको राइट साइड में डेसिमल को शिफ्ट करना है। तो आप मैथमेटिक्स में जानते हो इसके लिए क्या करना होगा? मल्टीप्लाई बाई 10⁴ करना पड़ेगा, है ना। 4 प्लेस लेना है तो मल्टीप्लाई बाई 10,000 करोगे। जब मल्टीप्लाई बाई 10,000 कर रहे हो तो डिवाइड बाई 10,000 भी करना पड़ेगा, करेक्ट। 10 to the power 4, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1.6 इंटू 10 to the power, अब ये 4 जो है वो ऊपर चला जाएगा तो -4 हो जाएगा। सो यहाँ पे क्या हो गया? आपका n हो गया 1.6 और e हो गया क्या? -4। तो मैंने आपको क्या बताया था कि एक्सपोनेंट टर्म की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी। देखो यहाँ पे -4 हुआ नेगेटिव, 2 हुआ पॉजिटिव, है ना। यहाँ पे एक बात और है जो आपको ध्यान रखना चाहिए कि जब, हमेशा याद रखो कि जब आपको लेफ्ट साइड में डेसिमल शिफ्ट करना है तो अब ये तो मैंने आपको क्या है मैथमेटिकल कैलकुलेशन से समझा दिया, लेकिन एज अ शॉर्टकट अगर आप लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर रहे हो तो ऑलवेज जो आपका एक्सपोनेंट वैल्यू जितना भी आपको शिफ्ट करना है वो कर दो। एक्सपोनेंट वैल्यू लेफ्ट साइड शिफ्टिंग के लिए हमेशा पॉजिटिव होगी, और अगर राइट साइड शिफ्ट करना है तो आपको क्या है? हमेशा नेगेटिव होगी एक्सपोनेंट की वैल्यू, ठीक है। तो ये आपको जो है ना एक शॉर्टकट है, तो याद रखना है। तो आपको जो है इतना मल्टीप्लाई डिवाइड इतना करके देखने से अच्छा है कि जितना शिफ्ट कर रहे हो, देखो यहाँ पे 4 टाइम्स शिफ्ट किया तो 4 लिख दिया, और राइट साइड शिफ्ट किया तो मैंने वहाँ पे नेगेटिव का साइन डाल दिया, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, ये आपका क्या है साइंटिफिक नोटेशन होता है। साइंटिफिक नोटेशन में आप इसको माइंटिसा मल्टीप्लाइड बाय 10 to the power e यानी एक्सपोनेंट के टर्म्स में इसको डिनोट करते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये बात याद रखनी बहुत ज़रूरी है कि पहला डिजिट जो है वो आपका कोशिश करना है कि नॉन ज़ीरो होना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि अब इनके मैंने क्या बताया था कि जो भी आपके अरिथमेटिक ऑपरेशन है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ठीक है, तो उनको करके देखते हैं। देखो मान लो कि पहले हम लोग जो है ऐड एंड सब्ट्रैक्ट की बात करते हैं, ठीक है। तो आपके साइंटिफिक नोटेशंस के क्या यूज़ हैं वो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब मान लो कि मुझे 2 नंबर दिया हुआ है। क्या नंबर है? पहला नंबर है 6.65 इंटू 10 to the power 4, ठीक है। और दूसरा नंबर क्या है? 8.95 इंटू 10 to the power 3, करेक्ट। अब देखो ये जो 2 डिफरेंट नंबर्स हैं, ये दोनों डिफरेंट नंबर्स को अगर मुझे ऐड करना है सो इट इज़ एक्चुअली इट कैन नॉट बी डन। क्यों नहीं कर सकते हो? इसका रीज़न है कि आपका जो एक्सपोनेंट का वैल्यू है वो दोनों नंबर में डिफरेंट है, ठीक है। तो एक्सपोनेंट का वैल्यू को आपको सेम करना होगा, या तो इसको 3 कर दो, 4 को 3 कर दो, या तो 3 को 4 कर दो, ठीक है। तो अभी मान लो कि मैं क्या करता हूँ, मैं 3 को 4 करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो अगर मुझे 8.95 इंटू 10 to the power 3 को मुझे 10 to the power 4 करना है, तो आपको क्या पता है
कि डिवाइड आपको क्या करना है, अगर डेसिमल को अगर आपको इसमें +1 करना है, मतलब डेसिमल किधर जाएगा, तो यहाँ पे देखो हमेशा किधर जाएगा, लेफ्ट साइड में जाएगा, तभी तो वो पॉजिटिव आपको मिलेगा वैल्यू, है ना। यहाँ पे +1 करना है ना, तो मतलब क्या हुआ, यहाँ पे मैंने क्या किया कि डिवाइड बाई 10 किया, इंटू 10 किया, तो क्या आ जाएगा मेरा आंसर 0.895 इंटू 10⁴, ठीक है ना। तो यहाँ पे मुझे मल्टीप्लाई करने के लिए क्या मिल जाएगा, एक तो क्या मिल जाएगा ऐड करने के लिए क्या मिल जाएगा 10⁴ प्लस एक ये वैल्यू हो गई, दूसरा हो गया 0.895 इंटू 10⁴, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, देखो इसको ऐड कैसे करते हैं, तो दोनों डिजिट को एक साथ ऐड करो, ठीक है, और भाई 10⁴ तो कॉमन ही आ जाएगा, करेक्ट। तो इससे आपका जो वैल्यू आता है वो यहाँ पे आ जाएगा 7.545 इंटू 10⁴, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका एडिशन। सिमिलरली यू कैन डू इट फॉर सब्ट्रैक्शन। मान लो एक वैल्यू दी हुई है कि पहला, मान लो एक वैल्यू दी हुई है, क्या दिया हुआ है 2.5 इंटू 10⁻², इससे आपको सब्ट्रैक्ट करना है क्या 4.8 इंटू 10⁻3, ठीक है। अब देखो अगेन आप कुछ नहीं कर सकते, ये 10⁻² है, 10⁻³ है, तो या तो -2 को -3 कर दो, या तो -3 को -2 कर दो, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, इसको मैं -3 को ही -2 कर देता हूँ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका, ये तो 2.5 इंटू 10⁻² हो जाएगा, लेकिन इसके साथ में अगर -3, मतलब इसमें क्या करना है आपको, अब यहाँ पे समझो, ठीक है, रफ वर्क एक समझ लेते हैं, ठीक है। अब मान लो कि क्या है कि आपके पास 4.8 इंटू 10⁻³ दिया है। अब आपको क्या करना है, इंटू यहाँ पे इस तरीके से इसको सॉल्व करना है कि आपका 10⁻² आ जाए यहाँ पे, है ना। तो 10⁻² कब आएगा, जब ये डेसिमल प्लेस क्या होगा, लेफ्ट साइड में मूव करेगा, है ना। तो क्या डेसिमल प्लेस को लेफ्ट साइड में मूव करने के लिए डिवाइड बाई 10 करोगे, तो मल्टीप्लाई बाई 10 करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा 0.48 इंटू 10⁻³ और ये 1 है तो -2 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0.48 इंटू 10⁻²। अब बहुत सिंपल है, 2.5 से 0.48 को माइनस कर दो, ठीक है, -0.48 इंटू 10⁻²। आपको दोनों को अगर माइनस करते हो तो आंसर 2.02 इंटू 10⁻² आता है। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि भाई एडिशन और सब्ट्रैक्शन अगर आपको साइंटिफिक नोटेशन में कैसे आप उसको कन्वर्ट करके एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करते हैं। सिमिलरली वी कैन अंडरस्टैंड द मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। हम लोग देख लेते हैं कि हाउ यू कैन डू द मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो रूल वही रहेगा, ठीक है। तो हम प्रॉब्लम से समझते हैं। मान लो कि आपके पास एक प्रॉब्लम दिया है कि 5.6 इंटू 10⁵ और इसका आपको मल्टीप्लिकेशन किसके साथ करना है 6.9 इंटू 10⁸, ठीक है। तो देखो जब मल्टीप्लाई होता है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होना है। क्यों नहीं होना है? अगर मल्टीप्लाई होता है तो प्रॉब्लम, अगर बेस सेम है, यहाँ पे देखो बेस सेम है तो ऊपर का क्या होता है वो मल्टीप्लाई हो जाता है ना। जो एक्सपोनेंट होता है वो मल्टीप्लाई होता है। मैथमेटिक्स में पढ़ के आ रहे हो तो इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 5.6 इंटू 6.9, ठीक है, इंटू, अब देखो ये बेस सेम है ना तो ये क्या हो जाएगा 10⁵ + 8 हो जाएगा, ठीक है। तो 5.6 इंटू 6.9 अगर हम करते हैं तो हमारा आंसर आता है 38.64 इंटू 10⁻13 हो जाएगा, ठीक है। 5 + 8 हो गया, फाइन। अब लेकिन मैंने आपको क्या बताया था, साइंटिफिक नोटेशन में हमेशा जो डेसिमल होता है वो पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद आना चाहिए, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, डेसिमल को एक लेफ्ट शिफ्ट करना है, ठीक है। तो अगर लेफ्ट शिफ्ट होता है तो आपको क्या याद है कि लेफ्ट शिफ्ट करने से पॉजिटिव आपका जो है एक्सपोनेंट होता है, ठीक है। तो आप लेफ्ट शिफ्ट जब करते हो तो 3.864 आ जाएगा, ठीक है। और मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा 10⁻14, ऑलवेज याद रखो, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब मैंने लेफ्ट शिफ्ट किया तो 10⁻13 तो मेरे पास था, लेकिन मल्टीप्लाई बाई 10⁻1 भी किया मैंने, एक पॉजिटिव मल्टीप्लाई हो जाता है ना, मैंने आपको वो बताया। और अगर आप इसको दूसरे तरीके से करना चाहते हो
है ना, जो मैंने आपको मैथमेटिकली बताया है तो वैसे भी कर सकते हो, 38.64 इंटू 10⁻13। अब मुझे अगर डेसिमल को लेफ्ट शिफ्ट करना है तो डिवाइड बाई 10 करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई बाई 10 भी करना पड़ेगा। तो ये क्या आ जाएगा, डिवाइड बाई 10 करने से तो ये 3.864 आ जाएगा, और ये जो आपका बचा ये 10⁻14 आ जाएगा। दोनों वे में आप कर सकते हो, ठीक है, कोई इशू नहीं है, मैं बस लॉजिक समझाना चाह रहा हूँ, फाइन। सिमिलरली अगर हम लोग डिवीजन की बात करते हैं तो देखो डिवीजन में क्या हो जाएगा, अगर मैं कहता हूँ 2.7 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई 5.5 इंटू 10⁻4, तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में इट्स वेरी इजी। आप क्या करोगे भाई, 2.7 डिवाइड बाई 5.5 तो आप कर ही दोगे, लेकिन अगर आप डिवीजन की बात करते हो तो क्या होता है कि जो वैल्यूज़ होती हैं वो माइनस हो जाती है अगर सेम बेस है। तो देखो बेस तो सेम है 10 और 10, तो उसकी जो एक्सपोनेंट की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो आपके पास क्या निकलेगा, 2.7 डिवाइड बाई 5.5 करोगे तो आपके पास आएगा 0.4909 इंटू 10⁻⁻7। अगेन हमें साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा भाई, ये जो डेसिमल की वैल्यू है इसको एक प्लेस राइट शिफ्ट करनी होगी। मुझे क्या पता है, अगर मैं राइट शिफ्ट करता हूँ तो मुझे ऊपर में क्या मिलेगा, मुझे एक नेगेटिव वैल्यू और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 10⁻⁻8 हो जाएगा। इसको मैं इससे भी समझा देता हूँ, अगर 4909 है इंटू 10⁻⁻7 है, तो भाई सिंपल सी बात है, अगर मुझे राइट शिफ्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय किससे करना पड़ेगा, 10 से, और डिवाइड बाय 10 से भी करना पड़ेगा क्योंकि मल्टीप्लाई बाय 10 किया है। तो मल्टीप्लाई बाय 10 अगर करोगे तो ये तो 4.909 आ जाएगा, लेकिन ये जो 10 होगा ये ऊपर जाएगा और -7 -1, तो इट विल बी 10⁻⁻8। तो यही आपका जो है ना, तो आपको पहले क्या करना है, चाहे आप एडिशन कर रहे हो, सब क्या बातें याद रखनी है, एडिशन कर रहे हो, सब्ट्रैक्शन कर रहे हो, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो, डिवीजन कर रहे हो, सबसे पहले आपका दिमाग ये होना चाहिए कि आपका जो बेस है वो सेम हो, बेस सब में सेम होता है। अब एडिशन सब्ट्रैक्शन की जब बात होती है तो उसमें क्या होता है कि आपके जो बेसिस होते हैं उनको आप ऐड ऐसे नहीं कर सकते हो, बिकॉज वो मल्टीप्लाई के फॉर्म में है ना, तो आपको बेसिस को कॉमन लेना होगा, या फिर जो 10⁻e का जो टर्म है उसको कॉमन लेना होगा। लेकिन कॉमन कैसे लोगे, जब उनके एक्सपोनेंट सेम होंगे, तो पहले दोनों में से किसी एक का एक्सपोनेंट आपको सेम करना होगा। सेम करने का प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अभी जब सेम कर दिया तो आप डायरेक्टली एडिशन या सब्ट्रैक्शन में जो वैल्यूज़ हैं उनको आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दो, और उसके बाद जो एक्सपोनेंट है उसको मल्टीप्लिकेशन में उतना लिख दो। लेकिन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के टर्म में थोड़ा सा डिफरेंस आता है। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में डायरेक्टली आपका जो आपने सर्ड्स जो पढ़ा होगा क्लास 7th या 8th में, उसका जो प्रिंसिपल है वो यहाँ पे फॉलो होता है कि जो भी वैल्यू है वो जैसा है उसको वैसा मल्टीप्लाई कर दो। जैसे 5.6 और 6.9 था, 2.7 था, 5.5 था, जैसा था उसको वैसे ही डिवाइड कर दिया मैंने, ठीक है। और ये वाला जो 10⁻⁻ वाला टर्म है उसको मैंने अलग से लिख दिया, ठीक है। और उसके बाद मैंने क्या किया कि जो भी वैल्यू आ रहा है उसको साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में ले जाके, और उसके बाद मैंने उसको उस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया, और रिस्पेक्टिवली जो भी मेरा 10⁻ मेरा जो वैल्यू आ रहा है उसको मैंने वहाँ पे उस तरीके से रिप्रेजेंट करके उसकी वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज जो भी हो रही है वो मैंने कर दी, ठीक है। जैसे कि लेट्स टेक सम ऑफ द एग्जाम्पल्स, ओके, कुछ एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, ठीक है। मैं आपको कहता हूँ कि यू आर गिवन अ नंबर कॉल्ड 0.0048, ठीक है। सो एग्जाम्पल क्या है, राइट इन साइंटिफिक नोटेशन, यू नीड टू राइट these in scientific notation, ठीक है। तो 0.0048 है, अगर इसको मुझे साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है तो मुझे क्या पता है, पहला नॉन जीरो टर्म कौन सा है, 4। मुझे डेसिमल को कितना शिफ्ट करना पड़ेगा, 1 2 3 प्लेसेस शिफ्ट करना होगा। किधर शिफ्ट करना होगा, राइट साइड शिफ्ट करना होगा। राइट साइड शिफ्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, मुझे मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ करना होगा, है ना। कितना 10⁻, कितना, जितना शिफ्ट करना है उतना प्लेसेस मल्टीप्लाई कर दो। 3 शिफ्ट करना है 10⁻3, तो डिवाइड भी करना पड़ेगा उतना ही 10⁻3। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, 4.8 इंटू 10⁻⁻3। ये 3 तो मल्टीप्लाई हो गया, ये ऊपर चला गया, करेक्ट।
सिमिलरली और यही आपका जो शॉर्टकट है उससे भी आप समझ सकते हो कि राइट शिफ्ट कर रहे हो तो सिंपल सी बात है कि जितना शिफ्ट किए हो उतनी वैल्यू लिख के उसको माइनस में लिख दो, नेगेटिव वैल्यू उतने की कर दो, ठीक है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, देखो यहाँ पे दिया हुआ है 234, ठीक है, 000। अब आपको क्या करना है, डेसिमल प्लेस यहाँ पे एक्चुअली इंट्रोड्यूस करना है, ठीक है। कितना शिफ्ट करना है, तो अब सिंपल सी बात है, अगर 234,000 दिया हुआ है तो ऐसा माना जाता है कि .000 ऐसे करके है, ठीक है। तो हमें क्या है, डेसिमल प्लेस को शिफ्ट करना है। कितने प्लेसेस शिफ्ट करना है, तो आप देखो 1 2 3 4 5 है ना। तो अगर मुझे लेफ्ट साइड में शिफ्ट करना है तो मैं क्या करूँगा, 234,000 डिवाइड बाई कितना शिफ्ट करना है, 5 प्लेसेस, उतने से डिवाइड कर दूंगा। लेकिन डिवाइड करूंगा तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो आंसर मेरा क्या आएगा, 2.34 इंटू 000 को लिखो नहीं लिखो डजेंट मैटर, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आपका 2.34 इंटू 10⁵, ओके। और वही सेम रूल लगेगा शॉर्टकट वाला कि भाई अगर लेफ्ट शिफ्ट हो रहा है तो पॉजिटिव वैल्यूज आएगी, जितना शिफ्ट हुआ है उतना लिख दो पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, देखो दिया हुआ है 8008, ठीक है। इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखोगे तो क्या लिखोगे, कितना शिफ्ट करना है, तो डेसिमल आपका अभी कहाँ पे है, यहाँ पे कहीं पे है। यहाँ से कितना शिफ्ट करना है, 3 प्लेसेस शिफ्ट करना है। कहाँ शिफ्ट करना है, लेफ्ट साइड शिफ्ट करना है। तो मैं क्या करूँगा, 8008 लेफ्ट साइड शिफ्ट करने के लिए मैं क्या करूँगा, डिवाइड बाई 10⁻³ करूँगा, क्योंकि 3 प्लेसेस करना है। डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी करूँगा उतना, तो आंसर मेरा क्या आ जाएगा, 8.008 इंटू 10⁻³, करेक्ट। सिमिलरली एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि भाई 500.0, ठीक है। अब मुझे इसको कहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा, मुझे इसको लेफ्ट शिफ्ट करना है। कितना प्लेसेस शिफ्ट करना है, 2 प्लेसेस शिफ्ट करना है। तो मैं क्या करूँगा, 500.0 डिवाइडेड बाई 10² करूँगा, मल्टीप्लाई बाई क्या करना पड़ेगा, 10²। तो आंसर क्या आ जाएगा, 5.000 इंटू 10⁻²। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, देखो क्या दिया हुआ है कि 6.0012, ठीक है। इसको मुझे क्या करना है, साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो साइंटिफिक नोटेशन में तो ये ऑलरेडी है, इसको अलग से क्या लिखोगे, देखो सेटिस्फाई हो रहा है ना। क्या सेटिस्फाई हो रहा है कि पहला नॉन जीरो के बाद डेसिमल है, करेक्ट। और अब आपका अगर ये क्वेश्चन होता है कि 6.0012 के बाद हमने भाई 10⁻³ कुछ भी नहीं लिया है, ठीक है। तो देखो ऐसा नहीं है कि 10⁻³ कुछ भी नहीं है, 10⁻³ यहाँ पे 0 है, तभी तो इसकी वैल्यू क्या है, 1 हो जाती है। और 6.0012 मल्टीप्लाई बाई 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6.002। तो देखो इसको लिखने के 2 तरीके हैं। या तो इसको आप क्या करो, डायरेक्टली 6.0012 लिखो और बताओ कि इट इज़ इन स्टैंडर्ड साइंटिफिक नोटेशन। या तो आप इसको क्या कर सकते हो, 6.0012 इंटू 10⁻0 भी लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन क्या है कि इट इज़ अननेसेसरी, ठीक है, ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। आप इसको दोनों वे में लिख सकते हो और वहाँ पे एग्जामिनेशन में आप बता सकते हो कि नहीं 0 जो है ई की वैल्यू है, ठीक है। तो ये समझना है मुझे, है ना, 0 होगी तभी तो ये 1 आएगा और 6.0012 आएगा, ठीक है। तो हमने आज जो है क्या सीखा, हमने सीखा कि भाई जो साइंटिफिक नोटेशंस हैं वो कैसे लिखा जाता है, और साइंटिफिक नोटेशंस को एक्सप्रेस करने के लिए आपको कौन से कैलकुलेशंस करने पड़ते हैं। कुछ शॉर्टकट देखे कि लेफ्ट शिफ्ट करना है तो कैसे लिखना है, राइट शिफ्ट करना है तो कैसे लिखना है। एडिशन सब्ट्रैक्शन हमने, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, बेसिक ऑपरेशंस देखे, ओके। हम अपनी अगली क्लास में सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात करेंगे और उनके कैलकुलेशंस को देखेंगे, ओके। सो टिल देन, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी, हैव ए नाइस डे।